ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है। आप नेपाल में जो भी प्रॉब्लम है उसको गौर से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो केपी ओली की जो गवर्नमेंट चल रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो उस हिसाब से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रहे थे। तो खासकर चाइना में ये हो रहा है तो नेपाल में क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। उस तरह की सरकार, हमारी भारत की सरकार उस तरह की कोई काम नहीं कर रही है और नेपाल से हमारा कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। नेपाल से हमको क्या सबक लेना है? नेपाल में जो हो रहा है उनसे उनको सबक लेना चाहिए कि जिस तरह की सरकार वो यहाँ चला रहे थे। जो बाहर का इनपुट है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके इनपुट को लेके ही ये लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं। चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो संजय सिंह हो, जो भी लोग बोल रहे हैं, विपक्षी लोग जो भी सारी बातें बोल रहे हैं, तो उनका ओरिएंटेशन उस तरह का है और वो वैसा करने की कोशिश कर चुके हैं पहले भी। तो सीधा सीधा अगर भारत को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं तो कानूनी रूप से राजद्रोह का मामला है। हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्टिव है, इसलिए ये लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। भारत में ये सब चीज़ें कर पाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है जिस तरह से ये बोल रहे हैं। सर, नेपाल में मचे उथल पुथल को लेकर आज भारत में कई राजनीतिक पार्टियां और कई लोग आज देश की सरकार को लेकर भी इसी तरीके से सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ के युवाओं की आवाज़ को दबाया गया और युवाओं ने सरकार को पलट दिया और वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आज ऐसे ही हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। यानी कि वो लोग सीधे तौर पर देश की मोदी सरकार को टारगेट करके कह रहे हैं कि इस सरकार का भी हाल वैसा ही होने वाला है जैसे केपी ओली का हुआ है। और इस तरीके की बातें करने वाले इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं। क्या कहेंगे सर इन लोगों के बयानों को लेकर? देखिए, ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है। आप नेपाल में जो भी प्रॉब्लम है उसको गौर से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो केपी ओली की जो गवर्नमेंट चल रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो उस हिसाब से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रहे थे। तो उन्होंने कम्युनिस्टों का एक ख़ास जो तरीका है कि जो भी अपोजिशन में हो उसको वो बुरी तरह से क्रश कर देते हैं और नेपाल में यही कोशिश हुई है। आप देखिए, जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 26 के करीब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब अपोजिशन सरकार की होने लगी, सरकार की जो पॉपुलैरिटी घट गई और जब विरोध होने लगा तो फिर सरकार ने सोचा कि विपक्षियों को बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्रश कर दो। जो कि आप कहीं भी देखेंगे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, खासकर चाइना में ये हो रहा है और चाइना के मॉडल पे चलते हुए नेपाल ने ये कोशिश की। तो नेपाल में क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। सुरक्षित समाज देश प्रदेश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि को देता है नई दिशा। इसी विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है जीरो टॉलरेंस की नीति का सशक्त मॉडल। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया कानून का राज। चुस्त कानून व्यवस्था एवं बेहतर पुलिसिंग से उत्तर प्रदेश बना है दंगा मुक्त प्रदेश। एक समय था जब आम नागरिकों के सपनों की मौत का कारण था माफिया राज। अपराधियों का बोलबाला था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया मॉडल बनकर उभरा उत्तर प्रदेश। वर्षों से लंबित मुकदमों की उत्कृष्ट पैरवी को मिला ऑपरेशन कन्विक्शन का साथ, तो 1,04,718 अभियुक्तों को दोष सिद्ध करवाकर आम जन को दिलाया गया है न्याय। नागरिक सुरक्षा के सभी आयामों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गढ़े हैं सजगता के नए मानक। कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन के सभी आयामों के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पालन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है दक्षता का नया उदाहरण। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति के जब्तीकरण ने माफिया को मिट्टी में मिलाया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में 4 फोरेंसिक लैब थीं। आज वह बढ़कर 12 हुई हैं और 6 फोरेंसिक लैब निर्माणाधीन हैं। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो
लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में पॉक्सो एक्ट ने न्यूनतम समय में सजा दिलाने के साथ ही सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, महिला बीट का किया गया है आवंटन। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए हैं कई कड़े कदम। देश में साइबर क्राइम के अभियोगों में सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य बना है नया उत्तर प्रदेश। तभी तो कहते हैं करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, उसको ख़त्म करके इस तरह से इन्होंने एक कम्युनिस्ट रिजीम को स्टैब्लिश किया जिसमें चाइना का एक एक्टिव सपोर्ट रहा है। और वो आपको सीधा दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से अपोजिशन की साइलेंस करने की कोशिश की गई है, किस तरह से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, किस तरह से चाहा गया कि हमारा विरोध ना हो और जो विरोध करने वाले हैं उनको जेल में डाल दिया जाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। उसको आप माइन्यूट डिटेल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस तरह की सरकार, हमारी भारत की सरकार उस तरह की कोई काम नहीं कर रही है। और नेपाल से हमारा कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। जहाँ तक आप कहें तो बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, श्रीलंका से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरकार ऐसी है जो विकासोन्मुख है। हमारा देश अब प्रोग्रेस के रास्ते पर है। हमारा बहुत सारे जो आप देखेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है, रोड्स का नेटवर्क बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट अलग ढंग से हो रहा है। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर का या सरकार के करप्शन का ऐसा कहीं कोई विषय नहीं बनता। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं तो वो कहकर खुश होते रहें, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। सर, इसी के साथ साथ संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं नेपाल से यहाँ के जो आका हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसे सबक लेना चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। हाँ, सबक तो उनके हिसाब से उनको भी सबक लेना चाहिए कि उनके आका ने क्या किया दिल्ली की जनता के साथ, या उनकी पार्टी कैसी हरकतें करती है, कैसे वो देश विरोधी बातें करते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो नेपाल से हमको क्या सबक लेना है? नेपाल में जो हो रहा है उनसे उनको सबक लेना चाहिए कि जिस तरह की सरकार वो यहाँ चला रहे थे, जिस तरह अपोजिशन को परेशान कर रहे थे, जिस तरह की मेजॉरिटी उनको मिली थी, उसको पॉपुलैरिटी को उन्होंने खो दिया। अब दिल्ली से उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये थोड़े दिन की बात है। पंजाब में जो अभी चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, और उनका पूरा यहाँ से वाइप आउट हो जाएंगे। तो इससे उनको सबक लेना चाहिए। वो केंद्र सरकार के बारे में ना बोले, ना उंगली उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये क्या क्या चीज़ें हो रही है ज़रा उनको समझना भी चाहिए। शिक्षित समाज देश की दिशा तय करता है। देश की भावी पीढ़ी को नवाचारी, नवोन्मेषी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के अनुरूप युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। एक समय था विद्यालय बंदी के कगार पर थे, जर्जर हालत में थे राजकीय स्कूल। शिक्षक और छात्र का कोई रेशियो नहीं था। देश में सर्वाधिक था यूपी का ड्रॉप आउट रेट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास के साथ ही खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई। साथ ही बैग, किताब, जूता मोजा और स्वेटर आदि भी कर्मयोगी सरकार ने कराए हैं उपलब्ध। बच्चों की ड्रेस के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से कराए जा रहे हैं उपलब्ध। श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। तो वहीं सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय,
और सीएम कॉम्पोजिट विद्यालय नए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था का बनने जा रहे हैं नया मॉडल। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई। बेटियों की बेहतर शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को किया गया है अपग्रेड। बच्चों को अच्छा कैंपस मिले, छात्र शिक्षक रेशो ठीक हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस हो, इसके लिए उठाया गया है स्कूल पेयरिंग का अभूतपूर्व कदम। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। टैबलेट वितरण से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा व्यवस्था में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सर, आज जिस तरीके से संजय राउत हो, संजय सिंह हो, महबूबा मुफ्ती हो, तमाम विपक्षी पार्टियां हो या फिर तेजस्वी यादव हो, आज जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहा है कि नेपाल में जैसे हालात हुए, भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, जिसके चलते जेनजी ने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया कि सत्ता बदल दी गई, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, जो भारत के तमाम जो पड़ोसी देश हैं वहाँ एक एक करके हर साल जो है वो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कई विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अगला नंबर शायद भारत का है, यहाँ की सरकार का तख्ता पलट होगा। क्या भारत में इस तरीके की स्थिति होना बहुत ज़्यादा आसान लग रही है इन लोगों को? और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से दंगा भड़काने या फिर इस तरीके से विरोध करने का प्रयास करता है तो क्या एक्शन ऐसे लोगों पे होना चाहिए जो कि एक स्थिर देश में इस तरीके के हालात करने के लिए इस तरीके से लोगों को पैनिक कर रहे हैं? देखिए, ये कोशिश ये पहले भी इसी मॉडल पे कर चुके हैं और आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो हुआ या बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, उसी मॉडल पर विरोधियों का जो ये किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजकता फैलाने की कोशिश की गई या यूसीसी का विरोध करने के नाम पर जो अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, उस समय भी यही किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि वो जो बाहर का इनपुट है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके इनपुट को लेके ही ये लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं। चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो संजय सिंह हो, जो भी लोग बोल रहे हैं, विपक्षी लोग जो भी सारी बातें बोल रहे हैं, तो उनका ओरिएंटेशन उस तरह का है और वो वैसा करने की कोशिश कर चुके हैं, पहले भी कर रहे हैं, ये दिखाई भी दे रहा है। और चूँकि भारत की जनता और सरकार इस बात को समझ जाती है और जनता सरकार को सपोर्ट देती है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी सरकार है जिसके लिए राष्ट्र पहले है, तो उस तरह के करप्शन या उन चीज़ों का जो उल्लेख है दूसरे बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में या नेपाल के बारे में कह रहे हैं, वो यहाँ नहीं है। तो इस तरह की बातें बोलना या इस तरह के एलिगेशन लगाना ये बेकार की बात है। और आपका जो विकास देश का हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। ये कोरी बकवास की बातें करते हैं, जब इलेक्शन का समय होता है तो कुछ और बोलते हैं, उसके बाद कुछ और बोलते हैं। और ये लगातार दिख रहा है कि जनता ने इनको सीधा सीधा नकार दिया है कि हम आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। तो उस तरह से जो बातें अब बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल सिंडिकेट जो भारत विरोधी सिंडिकेट है उसकी बातें बोरो करके या उनके उकसाने पे ही बोल रहे हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है और भारत की जनता को ये सब बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ऐसा कुछ यहाँ इसकी कल्पना करना भी बेकार है। युवाओं को जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है, तो देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ चलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप युवाओं के स्वावलंबन को पंख लगे हैं। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है।
एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद। शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई युवाओं की तकदीर। प्रतिभा को सम्मान और युवाओं को मिली नई पहचान। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश की प्रगति में होनहार युवाओं का योगदान सुनिश्चित हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में भी सृजित हुए हैं रिकॉर्ड रोजगार के अवसर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। तभी तो कहते हैं, करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने इस तरीके के हालात बनाने की शुरुआत भारत में कर दी है, क्योंकि जो तस्वीरें अब असम से सामने आ रही हैं, असम में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से देखिए सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अब भारत में ऐसी स्थिति पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या कानून और क्या सज़ा देनी चाहिए जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो सीधा सीधा अगर भारत को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं तो कानूनी रूप से राजद्रोह का मामला है। और आप देखेंगे कि यूसीसी में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जो थ्योरेटिकल बेस पे इन्वॉल्व थे, जिसमें शारजिल इमाम का नाम आप देखेंगे, लगातार जुडिशरी भी उनकी बेल रिजेक्ट कर रही है। तो ये दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर और वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीएए की आड़ में उन्होंने किस तरह से अपनी जो बाहर की एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उसके इशारों पर वो चले, कैसे कैसे क्या किया। और उसके साथ आप ये देख लें, दिल्ली में भी ये अटेम्प्ट हुआ, जो किसान आंदोलन की आड़ में जो ट्रैक्टर लेकर घुसे, जो खालिस्तानियों से हाथ मिलाया, जो हरकतें हुई है वो सबको दिखाई दे जाएगा। तो ये कोशिशें तो चल रही है, लेकिन भारत में जनता बहुत जागरूक है और इन सारी चीज़ों को समझती है। भारत का राजतंत्र बहुत मजबूत है। इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो बहुत मजबूत है और हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्टिव है। इसलिए ये लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। जहाँ भी इसमें कोई कमी आती है वहाँ पर ही ये ऐसी ताकतें कामयाब हो जाती हैं। भारत में इस तरीके की चीज़ें संभव नहीं? मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल संभव है अभी, खासकर अब तो बिल्कुल संभव नहीं है। सर, लगातार विदेशी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो बॉर्डर्स पर है उसे भी टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी बाहर से जो अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो अवैध प्रवासी हमारे देश में रह रहे हैं, वो भी इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, वो तो बढ़ावा दे ही सकते हैं, देते भी हैं। ये सीधा बात है। आप इसको डॉक्यूमेंट्स पे आप इसको गौर से देख सकते हैं। जितने भी ऐसे हीनियस क्राइम्स हुए हैं उसमें कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे मॉड्यूल ऑपरेट करता है, कैसे एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है, कैसे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट होती हैं। तो ये सब तो जुड़ा हुआ है। लेकिन चूँकि सरकार को पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट मशीनरी को पता है, और सबसे पहले हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इससे कंसर्न उन सबको पता है और वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली डील करती हैं। तो भारत में ये सब चीज़ें कर पाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है जिस तरह से ये बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका।
17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में AI सक्षम CCTV, फेशियल रिकग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और SOS अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त AI कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत AI आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। इंडिया AI मिशन के अनुरूप देश की पहली AI सिटी के रूप में विकसित हो रही है राजधानी लखनऊ। एक AI सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। चकबंदी और भूमि अभिलेखों के लिए सैटेलाइट इमेजिंग से विवाद रहित भूमि वितरण हुआ है सुनिश्चित। AI प्रज्ञा के अंतर्गत 10 लाख से अधिक नागरिकों को AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा में किया जा रहा है प्रशिक्षित। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था में AI के प्रभावी उपयोग के लिए 30 विभागों के अधिकारियों को किया गया है प्रशिक्षित। नए उत्तर प्रदेश में AI आधारित DBT प्रणाली ने फ्रॉड डिटेक्शन और डेटा एनालिटिक्स को दिए हैं नए आयाम, तो वहीं AI आधारित प्रश्न बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी पुलिस भर्ती से युवाओं के हौसलों को दी है नई उड़ान। क्राउड मैनेजमेंट AI के उपयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को दी है नई पहचान। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।